मेथड का नाम है हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी? किस तरह दिखते हो? इंसान की तरह। तो तुम्हारा पड़ोसी भी इंसान है, मतलब तुम उसकी तरह दिखते हो। क्या ये करेक्ट आंसर होगा? राइट। किसकी तरह दिखते हो? पापा या मम्मी, या मामा से थोड़ा बहुत कुछ मैच करता होगा, या फुआ से मैच करता होगा, या और भी कोई भी जो मम्मी के साइड के रिलेटिव्स और फादर के साइड के रिलेटिव्स, किन्हीं से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता होगा। ठीक है, लेकिन तो यही तो हुआ कि हेरिडिटी, एक फैमिली, अब यहाँ पे जब शादी होती है तो दो फैमिली साथ में आते हैं, तो मदर के पास उनका फैमिली और उनके पूर्वज का इंफॉर्मेशन है उनके जीन में, और फादर का उनके फैमिली का, और जब तुम पैदा लिए तो दोनों का मिक्स, इसीलिए थोड़ा कुछ पापा जैसा, थोड़ा कुछ मम्मी जैसा, ठीक है, थोड़ा मामा जैसा, क्योंकि मम्मी के साइड का चला गया। क्यों? क्योंकि उनका जो जीन्स है उसमें वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट था। ठीक है, अब मम्मी पापा दोनों गोरे और दोनों के साइड के फैमिली में दोनों ही गोरे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बच्चा काला निकल जाएगा, जीन में था ही नहीं वो इंफॉर्मेशन कि स्किन कलर पिगमेंट डार्क होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वो गड़बड़ है। तो इसी के बारे में तब हेरिडिटी क्या होता है देखिए। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स, कैरेक्टर्स को ही आगे जाके टेक्निकल टर्म में ट्रेट्स का वर्ड इस्तेमाल होगा, बेसिकली ये सिनोनिम है, घबराना नहीं, इसीलिए हम लिखा दिए हैं कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। अब ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होता है कि आंख किस कलर का है, नोज कैसा होगा, शार्प होगा, राउंड होगा, गोल होगा, स्किन टोन क्या होगा, हेयर क्या होगा, स्ट्रेट होगा, कर्ली होगा, ठीक है, ठीक है, टॉल होगा, हाइट कम होगा, मोटा होगा, पतला होगा, या एवरेज होगा, ये कैरेक्टर्स हैं। क्या है? कैरेक्टर्स। कोई भी ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स एक ही बात है, सिनोनिम। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस, यानी कि माता पिता से अपने उनके बच्चों को, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं हेरिडिटी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब ये जो पूरा ट्रांसफर हो रहा है मम्मी पापा से बेबी में, इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है जेनेटिक्स। यानी कि आप ये समझिए, जो मम्मी पापा से बच्चे में जो कैरेक्टर्स गया, इसको नाम दिया गया हेरिडिटी, और ये जो पूरा काम हुआ इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आया? हेरिडिटी और जेनेटिक्स में क्या फर्क आता है? क्लियर है? बेसिकली पूरे हेरिडिटी कहां से कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसको अगर पढ़ेंगे तो वो जेनेटिक्स हुआ। और हेरिडिटी क्या होता है? एक सिंपल सा चीज, मम्मी से या पापा मम्मी से बच्चे में गया, ये हेरिडिटी हुआ। और इस पूरे के पढ़ाई को, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्लियर है? अब इस जेनेटिक्स में हम कुछ चीज काट देंगे या ऐड कर देंगे, मतलब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस पर, इसी को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इस जेनेटिक को हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इंप्रूव करने के लिए, अब बेबी तो तैयार हो गया होगा दोनों का जेनेटिक्स मिला करके, तो उस जेनेटिक्स में हम फर्दर कुछ ऐड कर देंगे, या कुछ खराबी होगा बेबी में तो उस जेनेटिक्स से कुछ चीज, कुछ सेगमेंट काट लेंगे तो बेबी ठीक हो जाएगा। राइट? तो इसी को बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है? यहाँ पे डाउट यहाँ पे खत्म होता है। चलिए, अब हेरिडिटी जो होता है, हाँ जी जी, वरना एक बार बेबी बन गया तो उसका वो फर्दर जनरेशन में हो सकता है। क्लियर है? चलिए देखिए, हेरिडिटी, अब आप जैसे देखे होंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैं यहां से यहां दौड़ के गया तो मेरी स्पीड क्या होगी, मान लो 20, तो यूनिट क्या लिखूंगा मैं? किलोमीटर बस पर आवर, यानी कि वो स्पीड बताएगा। और मैंने सिर्फ अगर 20 किलोमीटर रख दिया तो वो क्या बता रहा है? मैंने क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस। राइट? मैंने बोल दिया मैंने 4 घंटे लगाए, तो क्या बता रहा है? टाइम। तो हर चीज का यूनिट होता है, वैसी हेरिडिटी का यूनिट होता है। हेरिडिटी को भी नापा जाता है किससे? तो यूनिट जो होगा हेरिडिटी का, वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जीन। क्लियर है? और ये जीन किससे बनता है? ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, मेड अप ऑफ, नाम सुने होगे, फैमिलियर हो, डीएनए। यानी कि अगर 1 नंबर के एमसीक्यू में ये सवाल आ गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जीन, सॉरी हेरिडिटी, तो क्या टिक करना है? जीन। अब ये भी पूछ दिया फर्दर एमसीक्यू में कि जीन इज मेड अप ऑफ व्हाट, और 4 ऑप्शन दे दिया, तो डीएनए। समझ रहे हैं? आपको यहाँ पे एक तरह से हम 2 एमसीक्यू दे दिए।
क्लियर है? तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं अलग कलर से लिखा है। पूरा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, होल प्रोसेस पूछ देगा क्या कहते हैं, तो वहां पे हेरिडिटी भी होगा, जेनेटिक्स भी होगा, आपको सही हिसाब से मारना है। क्लियर है? क्या मेजर कैसे होता है उसका जीन्स देख करके। इसको मेजर करने वाली ये नहीं है कि हम कितना रफ्तार से जा रहे हैं, कितना ये कैरेक्टर पता चलता है नापने का। हाँ, माइक्रोस्कोप से, बायोलॉजिकल लैब में। ये एक मतलब कि सेल के अंदर झांक रहे हैं, सेल कितना छोटा होता है, समझ रहे हो ना? तो ये नॉर्मल नहीं है, इसके बहुत पैसे लग जाते हैं। ये जो तुम सुनते हो कि ह्यूमन बेबीज या फिर जितने भी मैमल्स हैं वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, ये बात तो सबको पता है। अब आप देख रहे हो आईवीएफ भी है कि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे भी बेबी हो सकते हैं, वो जो ट्यूब में जो बेबी होते हैं हो रहे हैं ना। तो ये सब किसका कमाल है? इसी चीज का कमाल है, ये किया गया। आप एक मान लो कि कोई आदमी जो क्रिमिनल था वो सिगरेट पीता है, वो बर्ड क्राइम करने के बाद वहीं छोड़ के गया, उस बर्ड से उसका जो सलाइवा लगा होगा उस बर्ड पे, उससे उसका डीएनए निकालेंगे, और डीएनए एक हेयर से डीएनए निकल जाएगा, उसका पूरा फैमिली हिस्ट्री पता चल जाएगा। और जिस पर्सन पे उसको शक है उसका फिंगरप्रिंट या उसका एक बाल का टुकड़ा या कुछ भी मिल जाए, उससे मैच करके देखेंगे। अगर 100% मैच हो गया या 90+ भी मैच हो गया, यानी कि ही इज द क्रिमिनल, ये प्रूफ है। तो यहां तक तो ये बहुत महंगे होते हैं, ये हर लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज आम जिंदगी में आ गया। तो समझ रहे हो, मान लो तुम्हारा फैमिली में चलता आ रहा है कि सबको डायबिटीज हो रहा है, तो तुम्हारे इस डीएनए में यानी कि जीन में कहीं ना कहीं डायबिटीज का वो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है कि आगे जाके होगा। सुनते हो ना कि पापा भी टकले थे तो मेरा भी बाल उड़ रहा है, तो वो खराबी है। अगर उस जीन को ही काट दिया जाए, वो इंफॉर्मेशन उस जीन से हटा ही दिया जाए, तो फिर आगे आने वाला जनरेशन में इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं? अच्छा होगा। लेकिन इसमें मेहनत कितना लग जाएगा, सोच रहे हो? ये नॉर्मल कपड़ा की तरह नहीं है कि ये वाला पार्ट नहीं पसंद तो यहां से काट दिए, राइट? तो ये एक्सपेंसिव है बहुत। क्लियर है बात? डन यहां तक? चलिए, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अच्छा, हेरिडिटी का यूनिट जीन। अब जीन का भी एक यूनिट होता है, यानी कि अब जैसे एक सवाल बनता है ना क्लास 9 में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। ठीक है, तो वैसे ही मतलब कि लाइफ को चलाने वाला वो सबसे छोटा चीज कौन है जो हमेशा फंक्शन कर रहा है, जिसके वजह से जिंदगी चल रहा है? अगर वो बंद कर दिया फंक्शन तो लाइफ भी नहीं चलेगा। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाता था? सेल। वैसे ही जीन में ऐसा क्या उसके अंदर काम कर रहा है जिसके वजह से जीन है, वो जीन कहला रहा है और हेरिडिटी भी हो रहा है। क्लियर है? तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है? तो जीन का भी जो फंक्शनल यूनिट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज सिस्ट्रॉन। ऐसा सुनिएगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये रह सकता है, लेकिन मरा हुआ पाया जाएगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, तो हेरिडिटी भी नहीं होगा। तो काम करने वाला वो, और यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है यहां पे बात? चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर रोनाल्डो है, मेसी, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। क्या एक ही है? नहीं, तीनों है। ग्रेगर साहब अलग हैं, जॉन अलग है, मेंडल अलग है। क्लियर है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब एक चीज ध्यान, इससे सवाल पूछता है, ठीक है, कि पहले देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को सबसे ज्यादा काम, रिसर्च, स्टडी किसने किया, इसका कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया, इसीलिए उसको फादर बोला जाता है। लेकिन नाम कोई और रखता है। क्लियर है? जैसे कि ऐसा समझो कि बेबी हुआ तो बेबी तो मम्मी पापा ने किया, नाम दादाजी ने रख दिया। बात समझ में आई? नाम था जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स को जेनेटिक्स ही बोलना है। ये जो जेनेटिक्स का नाम था वो दूसरे साइंटिस्ट ने रखा था, बेसिकली इनके असिस्टेंट थे, उनका नाम था डब्ल्यू वैटसन। क्लियर है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है, और जेनेटिक्स का नाम किसने रखा था? क्लियर है? क्लियर है? नाम किसने रखा था? सर मेंडल ही रखा था। जोहानेस किसने रखा था?
किसने रखा था? जोहानेस। क्लियर है? तो नाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा। जीन नाम किसने दिया था? जोहानेस। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? वैटसन। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडल। क्लियर है? क्लियर है? फर्क समझ में आया? हेरिडिटी का यूनिट जीन और जीन का फंक्शनल यूनिट सिस्ट्रॉन। ठीक है, पिछला बार सैंपल पेपर में आया है सिस्ट्रॉन, बोर्ड्स में अभी तक नहीं आया है लेकिन आ जाएगा। क्लियर है? याद रखा कीजिएगा। चलिए अब देखिए ये हेरिडिटी क्या है, आपको हम बेसिकली एक लास्ट बार ग्राफ से समझा दे रहे हैं। ये होंगे पापा, ये होंगे मम्मी। क्लियर है? इनका कुछ कैरेक्टर और इनका कुछ कैरेक्टर बेबी के पास गया, ये होगा बेबी। क्लियर है? अब पापा का आईज बता रहे हैं ब्राउन था, मम्मी का हेयर कर्ली था। क्लियर है? ये बेबी था, इसका हेयर कर्ली हो जाएगा और आईज ब्राउन हो जाएगा। ये हुआ हेरिडिटी। यानी कि दोनों का अपना अपना डीएनए था। इसके पास डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल था कि भाई आंख का कलर ब्राउन होगा, इस बच्चे के पास भी पहुंच गया। मम्मी का ये था। अच्छा आप बोलोगे अच्छा तो मम्मी का आंख नहीं था क्या? हाँ वही बता रहे हैं। मान लो मम्मी का आंख ब्लू था, ठीक है, फिर भी ब्राउन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब एक जंग हो रही है तो दो तलवार में से, मतलब जंग हो रही है तो दो तलवार में कौन जीतेगा? एक जीतेगा। यानी कि लास्ट तक कौन कितना तलवार खड़ा रहेगा मैदान में? इसी तरीके से ये जो कैरेक्टर है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, एक वीक कैरेक्टर होगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उभर के आएगा और जो वीक होगा वो दब जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इस बच्चे के डीएनए में ब्लू कलर का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बट आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको दबा दिया। तो जो आया इस बच्चे में, जो कलर ज्यादा उभर के आया, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो नहीं आ पाया उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि वो कमजोर था। ठीक है, अब कैसे पता करोगे? ज्यादा तुमको पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में क्या देखने को मिल रहा है? ब्लैक या ब्राउन आइज या ब्लू या ग्रीन? ब्लैक दिख रहा है, यानी कि सबसे डोमिनेंट कौन है? उसके बाद ब्लू आ गया, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ग्रीन। ब्लू कह नहीं सकते, हम तो नहीं देखे अभी तक, हम तो आंख। और क्या, एक बार डोमिनेंट आ गया ना तो फिर ब्लू रहेगा लेकिन कभी आ नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार आ गया। अब ये बच्चे का जिससे भी शादी होगा तो मान लो ये ब्राउन है, तो ब्राउन सिर्फ एक से हार पाएगा। किससे? ब्लैक से। ब्लैक से हार पाएगा। और तो कुछ भी आ जाए, ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, इसकी वाइफ का, जीतेगा कौन? ब्राउन रंग मुंडे। क्लियर है? क्लियर है बात? तो फिर नहीं आ पाएगा। अब तो ब्लू किसका होता है? ब्लू किसका होता है? यानी कि अगर मम्मी और पापा दोनों का ब्लू था तो सेम, या फिर ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो ब्लू अगर जीत रहा है तो ब्लू आया। क्लियर है? लेकिन अगर उसका अब उसका पार्टनर अगर कुछ ऐसा हो जिसके पास सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वही कलर डोमिनेट कर रहा है, तो फिर वो खत्म हो गया। मतलब इंफॉर्मेशन रहेगा कि ब्लू है हेरिडिटी, बट शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये सब आप लोगों को पता चलेगा। ये हेरिडिटी क्लियर हो गया? बात समझ में आया? हेरिडिटी किसको बोले ना, कैसे कैरेक्टर्स आ गया? क्लियर? चलिए, जेनेटिक्स में दो टर्म आता है जो इंपॉर्टेंट है, फर्क समझिएगा। वेरिएशन किसको बोलते हैं और म्यूटेशन किसको बोलते हैं। जैसे कोई वो एवेंजर्स और वो एक्समैन वाला सब वो देखता है कोई शो या वेब सीरीज देखता है, या अवतार देखा है कोई? तो अवतार में अलग है, उसको क्या बोलता है वो लोग? उस तरह के लोग, अलग तरीके के लोग, उसको क्या बोलता है? एलियंस नहीं बोलता। एक्समैन देखा है कोई? आदि मानव बोलते हैं, म्यूटेंट्स बोलते हैं। याद आ रहा है किसी को? म्यूटेंट्स बोलते हैं। हाँ, मतलब जो कलरफुल रहता है, अजीब अजीब, जैसे कि मान लीजिए कैप्टन अमेरिका, ये तो जानते हो ना, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका कुछ। हाँ, तो अब आयरन मैन के पास तो कुछ, आयरन मैन तो चलो वो तो टीन का डब्बा है, वो तो टेक्नोलॉजी वाला। अरे दूसरा कोई जिसके शरीर में चेंजेस हुआ है, स्पाइडरमैन हो गया या हल्क हो गया, ठीक है, इसमें बॉडी तो इंसान का है लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस आ गया जिसकी वजह से उसके पास पावर है। क्लियर है? उस तरह की चीजों को म्यूटेशन बोलते हैं। अब क्या है इन दोनों का मतलब वो समझो। जब भी हेरिडिटी ट्रांसफर हो रहा था, एंड देयर इज अ चेंज। अरे यार, देखिए
आपको पता है कि हेरिडिटी तो ट्रांसफर होना ही है, माता से बच्चे में, फिर बच्चे से उसके बच्चे में, तो वैसे ही चलता जाएगा साइकिल। तो जब भी हेरिडिटी ट्रांसफर हो रहा था पेरेंट्स से यंग वंस की तरफ, और होने के बाद ये पता चला कि बच्चे में कुछ चेंज आया है जो ना ये मम्मी में था ना ही पापा में था, तो इस तरह के कंडीशन को बोला जाता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब वैरी किया, वैरी मतलब क्या, थोड़ा वेरिएशन कर करके खाओ यार, क्या दाल चावल खा रहे हो, तो मम्मी पापा दाल चावल थे तो बेटा चिकन करी निकल गया, तो वेरिएशन समझ रहे हो ना, वेरिएशन समझ रहे हो ना, क्लियर है, एकदम आम हिंदी भाषा में समझाया है, समझ में आया कि हेरिडिटी तो ट्रांसफर हो ही गया एंड देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज इन जीन। एक मिनट यार, और कैसा चेंज, ज्यादा नहीं, लिटिल बिट बोल लो या फिर स्लाइट चेंजेस तुम बोल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि माने कि दो इंसान का बच्चा था, ये गधा घोड़ा वाला लेके निकल गया, ऐसा नहीं, स्लाइट चेंजेस हो गया, क्लियर है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेरिएशन। अब म्यूटेशन समझो, हेरिडिटी तो इसमें भी ट्रांसफर होगा एंड देयर इज सडन चेंज इन जीन, और इसमें जो चेंजेस होगा वो काफी लार्ज होगा, मतलब कि तुम देख के बता दोगे कि यार ये तो पूरे फैमिली में नहीं था किसी को, ठीक है, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे, इस तरह का चेंजेस होगा, क्लियर है, क्लियर है बात। तो उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा, हियरिंग पावर आ जाएगा, इंट्यूशन पावर आ जाएगा, आई साइट बहुत तगड़ा हो जाएगा, या खराब भी हो सकता है, उल्टा भी, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी, मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब कि ऐसा समझो कि मदर का फैमिली और फादर का फैमिली, दोनों का फैमिली का हिस्ट्री में कभी भी किसी को भी ये नहीं पाया गया कि कोई कलर ब्लाइंड हुआ है, क्लियर है, सब अच्छे से कलर देख सकता है, लेकिन जब बेबी पैदा लिया, दोनों के फैमिली हिस्ट्री में कभी कलर ब्लाइंड नहीं था, लेकिन बेबी को कलर ब्लाइंड हो गया, तो ये कहलाएगा म्यूटेशन। ये खतरनाक और बहुत हाई लेवल वाला चेंजेस कर दिया, क्लियर है, क्लियर है फर्क, हाँ क्लियर है। तो अब ये क्यों हुआ, जब दोनों का फैमिली में नहीं था, तो ये क्यों होता है ऐसा, हेरिडिटी में क्यों नहीं आएगा, लेकिन ये जो भी नया जीन बना वो तो दोनों माता और पिता से लेके बना, माता पिता से ही लेके बना ना, हाँ, तो ये तो हेरिडिटी में ही आएगा। क्या तुम लोग यहाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, चलो पॉइंट समझ में आया, दोनों हेरिडिटी में ही आएगा, लेकिन बदलाव आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये जब आपको हम नंबर ऑफ मतलब कि सेल या हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब आपको ये चीज क्लियर होगा। अभी इतना ये मत सोचो क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं होगा, तुमको यही नहीं पता है, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, हम तुमको बता रहे हैं, बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मदर के पास कुछ जीन्स है और फादर के पास भी कुछ जीन्स है, ठीक है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसका आधा, फादर के पास आधा पेयर रहता है और मदर के पास आधा पेयर होता है। और आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन है कितना, 46। तो एक बेबी बनेगा तो 46 होगा, 46 होना चाहिए, तो ये 23 और 23 मिलके ही 46 बन रहा है, देख लो, कॉमन सेंस है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये होना तो ठीक था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया ना, ये कॉम्बिनेशन होने में कुछ ऐसा हो गया ना कि एक घट गया या एक बढ़ गया, यानी कि अगर 46 की जगह कुछ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इससे बीमारियां पैदा लेती हैं, और इसी को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंड हो सकता है, उसको मिर्गी का दौरा आ सकता है, उसका हाइट कम हो सकता है, या वो पागल मेंटली पैदा होते ही मतलब एकदम बाय बर्थ ही पागल हो सकता है, या मेल हो या फीमेल हो दोनों इनफर्टाइल हो सकता है, कभी मदर या फादर नहीं बन सकता आगे जाके, ये इन चेंजेस की वजह से ही होता है, समझ में आया। अब ये क्यों हो रहा है, मान लो बिना कुछ चेकअप कराए, मेडिकल चेकअप कराए, दोनों की शादी हुई और दोनों में ब्लड का जो अलग अलग चीज कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए, ठीक केमिकल रिएक्शन करने के लिए नहीं बना था, तो कैसा केमिकल रिएक्शन होगा, ब्लंडर होगा, हाँ, कांड हो जाएगा। तो वही कांड के कारण घट बढ़ जाता है, और जरा सा डिस्टर्बेंस आया तो जो फैमिली हिस्ट्री में नहीं था वो हो जाएगा। समझ में आई बात अब कैसे हो रहा है म्यूटेशन में, क्लियर है, क्लियर है बात, समझ में आई। और इसी तरह के चेंजेस, सडन चेंजेस, अचानक, आज तक फैमिली में नहीं था, इसीलिए वहां वर्ड सडन लगाए और यहां सडन नहीं लगाए। वेरिएशन तो हर फैमिली में देखा जाएगा, वेरिएशन हम सब में देखा जा रहा है भाई, क्लियर है, सब में देखा। तुम अपना जितना भी पुरखे होंगे तुम्हारे उठा के देख लो,
हम इंप्रूव ही करते जा रहे होंगे, तो वेरिएशन ही है ना, बदलाव ही है ना। क्लियर है? या हो सकता है तुम्हारे पुरखे बहुत ही लंबे चौड़े हुए करते थे और तुम इतने से रह गए आज, तो वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन तो सही चीज है, लेकिन म्यूटेशन अगर किसी का अच्छा हो गया तब तो बेनिफिट, और अगर खराब हुआ तो जेनेटिक डिसऑर्डर। और वो उसके फैमिली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो वो बच्चा लेके जन्मेगा, और फिर अब उसके फैमिली में ये इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अब आगे उस फैमिली में ये रन करने लगेगा। ये तो याद होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, याद है? ठीक, यही न्यूक्लियस पे फोकस करना है, क्योंकि इसी के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? अब एक बात बताऊं हमको कि न्यूक्लियस के अंदर कोई लिक्विड पाया जाता था, क्लास 9 में पढ़े थे। कौन सा लिक्विड था, क्या नाम था? वाह, साइटोप्लाज्म था। तो बाहर क्या था? सौरोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड पाया जा रहा था उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। तो बेसिकली ये प्लाज्म, बेसिकली एक प्लाज्म नाम लगा हुआ वाला जो वर्ड है ये फ्लूइड ही होता है। आपको समझ गया? न्यूक्लियस के अंदर जो भी पानी भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। बात खत्म यहीं पे, ठीक है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज रहता है। क्या चीज रहता है? दो चीज। एक होता है क्रोमाटिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रोमाटिन। और दूसरा जो होता है आपका आरएनए प्लस प्रोटीन। सॉरी, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। ध्यान से देखिए, यहां हंसिए मत, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कंफ्यूज कर जाइएगा यहाँ पे। न्यूक्लियस के हम एक पार्ट और अंदर गए, हमको पानी मिला, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म पे प्रकाश डाले यानी कि लाइट डाले, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखे अंदर जाके, तो हमको दो पार्ट दिखा। एक को बोला गया क्रोमाटिन, एक को बोला गया न्यूक्लियोलस। क्रोमाटिन के अंदर भी झांक के और पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखे तो दो चीज मिला। एक मिला डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन तो आप समझते हो क्या है? वही खाने वाला प्रोटीन, वही प्रोटीन है। और ये स्पेशल तरह का प्रोटीन है जो सिर्फ डीएनए के पास होता है, जिसको नाम दिया गया हिस्टोन प्रोटीन। बेसिकली डीएनए के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया हो कि डीएनए किसके अंदर पाया जाता है। या तो डायरेक्ट बोल देगा न्यूक्लियस, या बोल देगा क्रोमाटिन। यानी कि क्रोमाटिन कंटेन्स डीएनए। और डीएनए से क्या बनता है? याद कीजिए, हेरिडिटी का यूनिट जीन इज मेड अप ऑफ, जीन का फंक्शनल यूनिट सिस्टोन था। जीन इज मेड अप ऑफ, यानी कि डीएनए से क्या बनेगा? अब आ रहा है डाटा, यानी जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए ही जीन बनाया। यानी कि जीन किसके अंदर पाया जा रहा है? अब जीन किसका यूनिट होता है? हेरिडिटी यूनिट। यानी कि हेरिडिटी किससे पता लगेगा? अब समझ में आया? इसलिए ये चार्ट बताए थे, क्योंकि कंफ्यूज, ये चैप्टर ही वैसा है जहां ध्यान दिए इधर उधर बात करने में कब स्किप होगा दिमाग खराब कर देगा। अभी तो ये फिर भी इज्जतदार वाला नाम है, अभी अलेले आएगा, अभी बहुत ऐसा सब वाहियात टर्म आने वाला है, दिमाग खराब कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं एकदम ध्यान से, एकदम बेसिक। और देखो ये जो है क्लास 9 का है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, सबको आगे पढ़ा के बस हम डीएनए का डेफिनेशन निकाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं भैया। लेकिन हम समझा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? फर्क करना आना चाहिए। डेफिनेशन हम क्या सर नहीं पढ़ाते हैं भाई, सर भी डेफिनेशन गूगल से निकाल के लिखा देंगे, वो कहीं भी रट लोगे तुम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये नहीं जल्दी मिलता है। तो भैया न्यूक्लियस के अंदर पानी में गए, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज, एक क्रोमाटिन के अंदर हमको मिला डीएनए, और डीएनए ही बनाता है जीन। यानी कि जीन इज द हेरिडिटी यूनिट। यानी कि हमारा हेरिडिटी हमको किससे पता चलेगा? डीएनए से पता चलेगा, और डीएनए जीन बनाता है, यानी कि यही। तो अगर आपको इन दोनों का नाम ना दे करके हेरिडिटी में डायरेक्ट ऑप्शन में ये रहा और ये दोनों नहीं रहा, तो क्या टिक करना पड़ेगा? क्रोमाटिन। तो कंफ्यूज मत करना ये कहां से आ गया नया नाम, क्योंकि ये तीनों एक ही पार्ट है भैया, इसके अंदर वो उसके अंदर वो। क्लियर है? तो आप एक एड्रेस पे पहुंच गए तो दूसरा पे पहुंच ही सकते हो ना। ये तो सबसे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है? जैसे कि झारखंड, ये हुआ झारखंड, ये हुआ धनबाद, और ये हुआ नियर बालाजी पेट्रोल पंप।
राइट, समझ रहे हो ना, लेकिन पता तो चल जा रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अब ये न्यूक्लियोलस क्या करता है अपने साथ कैरी, आरएनए प्लस नॉर्मल प्रोटीन। क्लियर है, इसीलिए आपको पता चला कि आरएनए और डीएनए, आप तो सिर्फ 9th क्लास में पढ़े हो कि डीएनए और आरएनए किस में पाया जाएगा, तो भैया न्यूक्लियस में। क्लियर है, आपको आप पता चला कैसे, लेकिन ये एक साथ पाया जा रहा है क्या, अलग अलग चीजों में पाया जा रहा है। अब आपको ये समझाया, समझ में आया, आपको हेरिडिटी का इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्रोमाटिन देगा। क्लियर है, क्लियर है बात। चलिए अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि डीएनए क्या होता है, क्योंकि मेन डीएनए पढ़ाना था, तो इसका अस्तित्व बताना था, इसका बिगनिंग ओरिजिन बताना था, कैसे डीएनए आया। डीएनए कैसा होता है, अब सुन लीजिएगा। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, तो डीएनए क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी, क्या कैरी करता होगा, इंफॉर्मेशन। एकदम करेक्ट, जीन कैरी करता है। गलत, डीएनए जो है जीन से बनता है, और जीन के अंदर क्या मिलेगा तुमको, इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली डीएनए ही ना हुआ इंफॉर्मेशन का साइट, और बेसिकली हम बोले ये दोनों का भी नाम नहीं लिए तो क्रोमाटिन हुआ इंफॉर्मेशन का साइट। आपको उसके पूर्वजों का या उसके पीढ़ी का हिस्ट्री निकालना है तो आपको क्रोमाटिन खोलना होगा उसके बॉडी का। क्लियर है, उस पर फोकस करना होगा, पता चल जाएगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे के समान उलझा हुआ एक स्ट्रक्चर है, अजीबोगरीब, जो क्या कैरी करता है अपने साथ, इंफॉर्मेशन। क्लियर है, जीन मतलब ही इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गया डीएनए का। चलिए अब क्रोमाटिन का नाम तो पहली बार सुनो, क्रोमोसोम्स का तो बहुत बार नाम सुने हो। अब सुनो, यही क्रोमाटिन को जब कूल एंड कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, तो ये क्रोमाटिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू, बताइए, अब पता चला क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन मिलता जुलता नाम क्यों रखा गया। यानी कि क्रोमाटिन बेसिकली यही डीएनए का यही वाला स्ट्रक्चर है। अब क्रोमाटिन जब कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होकर के, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो दोनों का कुछ तो सेफ चेंज होगा। क्रोमाटिन का तो आपको हम बता दिया ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोसोम्स कैसा बनेगा देख लीजिएगा, और यहां पे गांठ लग जाता है, ये हो गया क्रोमोसोम्स। क्लियर, क्रोमाटिन से क्रोमोसोम्स कैसे बना समझ में आया। अब ये कब होता है, ये चेंजेस कब होता है, अब ये कोई बताए हमको कि व्हेन डज क्रोमाटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। अब यहां से भी आपसे एक एमसीक्यू बना के पूछ सकता है कि व्हेन डज क्रोमाटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पूछ देगा हाउ इज क्रोमोसोम्स डिफरेंट फ्रॉम क्रोमाटिन, या व्हाट इज क्रोमोसोम, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन और डीएनए, क्योंकि क्रोमाटिन ही डीएनए कैरी कर रहा है, तो दोनों एक ही बात हो गया। तो जो ठंडा फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। बेसिकली एक ही बात है। क्लियर है, अब सेल डिवीजन हुआ है और वही जो है क्रोमोसोम्स बन गया। क्लियर है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स टोटल इन ह्यूमन बॉडी। टोटल कितने क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम। पेयर में बात करें तो क्लियर, क्लियर। अब ये जो डाटा है 46 क्रोमोसोम, तो ये मेरा पूरा बड़ा बॉडी है इस पूरे बॉडी में मेरे कितने क्रोमोसोम्स, अब बताओ कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं, आपको बता देते हैं। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। हमारा बॉडी मिलियन ऑफ सेल से बना है, मिलियन से 46 को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक सेल का वैल्यू 46 है, तो हमको 3 लाख का निकालना है, तो 3 लाख इसमें मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कितना क्रोमोसोम्स हो जाएगा बॉडी में। एक अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, बात समझ में आई। तो कंफ्यूज नहीं, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको हम लिखाए एक ह्यूमन बॉडी में, ये इन अ सेल, एक सेल में होता है, और जितने सेल होंगे उतना क्रोमोसोम्स होगा।
क्लियर है? क्लियर है? अब इन 2300 पेयर को तो हम क्रोमोसोम्स ही बोलेंगे, 46 क्रोमोसोम्स है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 23 में से 22 पेयर बनेगा और एक पेयर अलग। ये जो 22 पेयर बनेगा इसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं और इसको हम लोग जो है सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्लियर? यानी कि 22 पेयर्स है तो 22 दूनी 44 क्रोमोसोम्स बनेगा और 2 क्रोमोसोम्स यानी कि एक पेयर बच गया ना सिर्फ, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। वो हमारा सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल, वो डिसाइड करता है। यानी कि जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां पे कौन सा क्रोमोसोम्स जा रहा है बेबी के पास? सेक्स क्रोमोसोम्स जा रहा है। एक पेयर इसका जाएगा, एक पेयर उसका जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और वो 23 मिलकर के क्या बनाएगा? 46। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब ध्यान रखिएगा, इसी तरह के सेल जिसमें 22 प्रेजेंट होते हैं, 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड सेल, और इस एक पेयर को कहते हैं हैप्लॉयड सेल। समझ में आया? तो पूछेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विच टाइप ऑफ सेल पार्टिसिपेट, तो डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड सेल कब पैदा लेता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी कि अगर मेल में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है मेल के अंदर, जो कि कंटिन्यूअसली हो ही रहा होगा, तो वहां पे हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होगा, वही करेगा। हैप्लॉयड सेल नहीं तो मेल गैमेट नहीं। और फीमेल में भी एग सेल होता है, तो फीमेल में भी कौन सा सेल वो एग सेल प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉयड ही सेल करेगा। यानी कि जब भी हम गैमेट की बात करें, गैमेट स्पर्म भी होता है और ओवम भी होता है, मेल में और फीमेल दोनों में, वो हैप्लॉयड सेल का जिम्मेदारी है सेक्स क्रोमोसोम्स का। और डिप्लॉयड सेल पूरे बॉडी में सिर्फ एक जगह जहां पे आपका सेक्स ऑर्गन है वहीं पे हैप्लॉयड सेल पाया जाता है, बाद बाकी सब जगह फुल पेयर में। समझ में आया? तो इसीलिए ये हाफ ऑफ जाता है मदर के पास से और फादर के पास से, और मिक्स करके एक बेबी बनाना है ना भाई। आधा बेबी तो नहीं बनाना है कि इधर से नहीं दिखे बेबी, फुल बनाना है ना। तो वो 23 और 23 मिलकर कितना पेयर बना, तो वो किस सेल में कन्वर्ट हो गया? डिप्लॉयड सेल में। बात समझ में आया? यानी कि 2 हैप्लॉयड मिलता है तो एक क्या बनाता है? डिप्लॉयड सेल बनाता है। फादर की तरफ से हैप्लॉयड सेल आया, मदर की तरफ से हैप्लॉयड सेल आया, 2 हैप्लॉयड मिला, बेबी बन गया 46 पेयर का, यानी कि डिप्लॉयड हो गया। अब कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कह रहे थे वेट करो, ये नहीं समझ में आएगा, ये बड़ा देखो देखो हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल क्या करता है कि एक ही जीन का 2 कॉपी रखता है अपने पास। तो ये पहला जीन का इंफॉर्मेशन था तो उसका एक कॉपी, ये भी 2 3 मतलब ये 3 नंबर का जीन का ये अलग इंफॉर्मेशन कैरी हुआ है, तो ये पेयर में लेके चलता है। ठीक है? और ये कितना नंबर वहां तक रहेगा? 44। देख रहे हो, 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है और 44। तो ये पेयर में, इसी को बोलते हैं डिप्लॉयड। डाई मतलब क्लियर है बात? समझ में आ गई? और हैप्लॉयड क्या होता है? सारा क्रोमोसोम्स का एक ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है, क्योंकि यही तो बेबी के पास जाना है। और वो डबल लेके, जेरोक्स एक्स्ट्रा लेके कैची फाइल क्यों, क्या करेगा? झूठ मूठ का उसका दिमाग वाला फोन जो है वो हैंग मारेगा। डबल डाटा एक ही सॉफ्टवेयर 2 बार अपलोड कर रहे हैं तो बेबी हैंग मारेगा ना। बेबी का रैम भी तो उतना ही कैपेसिटी का होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? अब आपको हम कंप्यूटर के टर्म में इसको समझाएं। क्लियर है? चलिए देखिए, यानी कि आपको यह समझ में आया कि हैप्लॉयड सेल में भी सारा इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट है, मगर एक एक कॉपी, और वही कॉपी जाएगा। और ये कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 23। तो इधर से 23 गया, और ये सबका ही रखा है ना। देखो, ये लाल वाला इसका एक कॉपी रखा है, ग्रीन वाला का एक कॉपी रखा है, ब्लैक वाला का एक कॉपी रखा है, और ये सारा तो जाएगा 23 जितना भी लाइन से होगा और अलग अलग कलर का सब बेबी में जाएगा। फिर मदर से अलग डाटा आएगा इसी तरह का 23 का, और 23 और 23 46, और एक डिप्लॉयड सेल बन जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए फर्क आपको हम समझा रहे थे। अब इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा, ऑल सेल ऑफ द बॉडी इज पहला एक्सेप्ट डैश।
यानी कि, और ये कहां पे आपका पाया जाएगा जी? सेक्स ऑर्गन। यानी कि सेक्स ऑर्गन के पास छोड़ के बॉडी में आपका कहीं भी सेल बोले, ठीक है, ये छोटकू सा उंगली का और छोटा सा टिश्यू के पास भी जाके हम बोलें कि उसका भी सेल क्या चीज है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, तो आप क्या बोलोगे? डिप्लॉयड है। क्लियर है? क्लियर है बात? यहां से आपका खत्म होता है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड खत्म हो गया, डीएनए खत्म हो गया, क्रोमाटिन खत्म हो गया, क्रोमोसोम्स खत्म हो गया। अब बात आई जीन की, क्योंकि डीएनए के अंदर ही तो जीन क्या, हम क्रोमाटिन यानी कि डीएनए आपको किस स्ट्रक्चर का बना के दिखाए थे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। हाँ, यही, इसी को तुम क्रोमाटिन बोल लो या फिर डीएनए बोल लो, और इसी से ही जीन बनता है। क्लियर? अब मान लो ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड का मतलब धागा। ये धागा अभी तुमको उलझा हुआ दिख रहा है, और इस धागा को हम सुलझा भी तो सकते हैं। क्लियर? मान लो हम सुलझा के इसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिए, मान लो कि ये धागा जो है इस तरीके से हो गया, तो यही मेरा हो गया डीएनए या क्रोमाटिन। इस धागे को हम खोल दिए, राइट? क्लियर? यहां तक है क्लियर? कोई कंफ्यूजन अभी तक? चलो, अब ये पूरा लाइन क्या कहलाएगा? डीएनए। हम पूछे ये पॉइंट, ये भी डीएनए, ये पॉइंट, ये भी डीएनए, ये पॉइंट, ये भी डीएनए, ये पॉइंट, ये भी डीएनए। जितना बाउंड्री है और वो पूरा ही थ्रेड जो खुला है, वो क्या कहलाएगा? डीएनए। अब जीन क्या होता है वो समझो। ये पूरा डीएनए था, डीएनए के अंदर अलग अलग जगह पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन था। यहां इस सेगमेंट से, ये छोटा सा सेगमेंट से हमको पता चल रहा है कि नोज का कलर, नोज कलर लिख दिए, सेफ, नोज का सेफ क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, अच्छा वहां भी, अच्छा नोज ही लिख दिए ना, तो ये यहां पे आई होना चाहिए था, खैर छोड़ो, आई का कलर। क्लियर है? तो हर एक डीएनए के, ये तो पूरा डीएनए बिछा हुआ है, लेकिन पूरे डीएनए में हर जगह इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहां से गए कुछ नहीं मिला, यहां गए इस इतना ही दूर में पता चला हमको कि नोज का कलर सेफ क्या है, हेयर का कलर क्या है, फिर थोड़ा दूर और चले तो हमको एक नया इंफॉर्मेशन, फिर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी कैरेक्टर्स होगा दोनों का डीएनए में, मदर और फादर में। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है जहां से हमको मेन इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसी सबको हम क्या बोलेंगे? डीएनए। डीएनए बोल तो रहे, तो पूरा ये जीन किसके अंदर मिल रहा है? तो डीएनए ही बोलेंगे ना जी। डीएनए के डीएनए क्या बनाता है? जीन इज मेड अप ऑफ, तो जहां जीन मिला वो जीन, जो नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे? ये झारखंड, ये धनबाद, यहां तक क्या कहलाया? यहां से बाहर निकल गया तो क्या कहलाया? समझ में आया? क्लियर? अब जीन का डेफिनेशन कैसे निकलेगा? देखो इधर, अल्लाह ने जीन का डेफिनेशन देखो, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि एक टुकड़ा है, सेगमेंट है तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, इज कॉल्ड जीन। बात समझ में आ गई अब?